हेलो। कल हम लोगों ने ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी किया था बच्चों, और उसमें ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ा। मुझे खुशी है कि आप लोग पढ़ रहे हो और साथ ही साथ कुछ क्लास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया लगता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मैटर के 3 रूप हैं। वास्तव में कोई भी मैटर है वो इन तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। कल एग्जाम्पल के रूप में आपको वाटर बताया गया, तो कुछ बच्चों ने पूछा कि वाटर के अलावा दूसरे एग्जाम्पल बताएं। खासतौर से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो वाटर एक प्रचलित ऐसा मैटर है जो लगभग हमारे सम्मुख तीनों अवस्थाओं में दिखता रहता है, इसलिए ये उदाहरण दिया गया कि वाटर सामान्य ताप दाब पर हमें जल के द्रव के रूप में दिखता है, और जब हम गर्म करते हैं, गर्म मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं, कोई भी ठोस, कोई भी द्रव, कोई भी गैस, अर्थात कोई भी द्रव्य मैटर, जब आप हीटअप करेंगे, उसे ऊष्मा देंगे, तो रसायन विज्ञान की भाषा में आप ये कहेंगे कि आप थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जब ठोस को आप गर्म करते हैं, द्रव को गर्म करते हैं या गैस को, तो थर्मल एनर्जी उसकी इंक्रीज होती है। 2 कारक हैं कल आपको बताए गए मैटर, थर्मल एनर्जी और इंट्रामॉलिक्यूलर यानी अंतराणविक बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है तो थर्मल एनर्जी घटती है, और थर्मल एनर्जी घटने का मतलब कि घटक अणु उस पदार्थ के पास आती है, यानी घनत्व तो बढ़ता है, अर्थात वे गैस से द्रव अथवा द्रव से ठोस के रूप में परिवर्तित होने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत यदि आप इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम करते हैं और थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, कणों के बीच की दूरी बढ़ती है। कण से हमारा तात्पर्य परमाणु, अणु, आयन, कुछ भी हो सकता है जिससे कि वे पदार्थ बने हों। उनके बीच की दूरी बढ़ने का अर्थ है कि वे ठोस है तो द्रव के रूप में, द्रव है तो गैस के रूप में परिवर्तित होने का प्रयास है। अब चूंकि यह अध्याय ठोस पर आधारित है, इसलिए हम ठोस की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक उदाहरण भी हैं। आपने कांच देखा है, खिड़कियों में लगा होता है, प्रायः बहुत जगह कांच का प्रयोग है। अब हम कहें कि कांच एक द्रव्य है तो शायद हास्यास्पद लगे, लेकिन रसायन विज्ञान की बात, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रसायन विज्ञान जो परिभाषा दे रहा है द्रव का, वो ये है कि कोई भी पदार्थ के अणुओं में यदि प्रवाहित होने का गुण है, बहने का गुण है, तो उसे द्रव कहेंगे। और कांच में ये गुण होता है, भले ही बहुत धीमी गति से होता है। किसी खिड़की में कांच लगा हो, गर्मियों में जब तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, तो कांच की जो मोटाई एक समान थी, उसे आप गौर करें तो नीचे कांच की मोटाई बढ़ जाती है, ऊपर घट जाती है, अर्थात कांच के सरफेस के अणु कुछ नीचे की ओर फ्लो कर जाता है, बहाव हो जाता है, इसलिए कांच अतिशीतित द्रव है। कुछ और परिभाषाएं हैं जिन पर हमें गौर करना है इस अध्याय में, फिर हम न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। जैसे क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या है?
ऐसे ठोस, ऐसे जिनमें घटक कणों के परास दीर्घ होता है, अधिक होता है, वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस हम उसे कहेंगे जिनके अवयवी कण में लघु परास होती है। ठीक विपरीत है, क्रिस्टलीय में अवयवी कणों का दीर्घ परास होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण का मतलब है कि जिन कणों से वह ठोस बना हुआ है उनमें यदि लघु परास है तो वे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसी तरह से आपको आणविक ठोस बताया गया। जिन ठोसों में क्रिस्टल जालक बहुत सरल विविक्त अणुओं से बने होती हैं, वे आणविक ठोस कहलाती हैं, अणुओं से बने होती हैं। कल बताया गया था आपको, इसके उदाहरण हैं आयोडीन और फास्फोरस, कल बताया था सफ़ेद फास्फोरस और सल्फर। अगली चीज़ है आयनिक ठोस, कल आयनिक ठोस के बारे में भी आपको बताया गया। आयनिक ठोस जिनके क्रिस्टल जालक धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, धन आयन, ऋण आयन। तो धन आयन ऋण आयन से बने हुए ठोस आयनिक ठोस कहलाएंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड अथवा धातु ऑक्साइड या धातु के सल्फाइड, ये सब आयनिक ठोस है। हाँ, ठीक समझ रहे आप, नमक आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस के अलावा आपको कुछ धात्विक ठोस के बारे में भी बताएगा। धात्विक ठोस जैसा कि धातु शब्द से बना है। धातु किसे कहते हैं? जिनमें कुछ विशेष गुण बताए गए हैं, जैसे चमक होती है और इनको पीटने पर बढ़ते हैं, फैलते हैं। तन्यता कहते हैं जिसको खींचने में तनाव होता है। आज धातुओं के गुण हैं। कुछ महत्वपूर्ण धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये धात्विक ठोस कहलाती है। इसके अलावा सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या है? जिन ठोसों की क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं और इनमें एक सहसंयोजन होता है परमाणु, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिका है। ये अध्याय को पढ़ते समय आपको कुछ और शब्द आते हैं, शब्दावली आती हैं, जैसे संकुलन दक्षता या क्षमता, संकुलन शब्द आता है। क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान, कोई क्रिस्टल है उसमें जितना स्पेस है, मान लो कुल स्थान हम कहें V सेल, तो कुल स्थान और उसमें जो परमाणु हैं वो परमाणु भी स्थान घेरे हुए हैं। जैसे एक बर्तन में आप बॉल रख दें तो बाल जितना, बाल का अपना अपना क्षेत्रफल है, वो स्थान तो बाल नहीं घेरा, लेकिन बाल के बीच में, हर बाल के बीच में कुछ स्पेस होता है। तो बर्तन का पूरा जो अंदर का आयतन है वह अधिक होगा अपेक्षाकृत उसके जो उसके अंदर बाल रखे गए हैं। इसी तरह से कोई पदार्थ का क्रिस्टल होता है तो क्रिस्टल के जो अणु हैं, परमाणु हैं, वो परमाणु जितना स्थान घेरे हैं, मान लो उसको हम BOCU कहते हैं, तो उस स्थान को और संपूर्ण स्थान के परसेंटेज को, प्रतिशतता, संकुल दक्षता, यानी कि
पूरा स्थान जितना है, परमाणुओं ने जो स्थान घेर रखा है उसमें संपूर्ण आयतन का भाग दे दे और 100 से गुणा कर, तो यह संकुलन दक्षता हो। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। हमने अंतराण्विक या अंतराकणीय या इंटर पार्टिकल फोर्स की बात की थी। इसके आधार पर ठोसों का विभाजन किया था। आणविक ठोस बताया था। आणविक ठोस में ध्रुवीय आणविक, अध्रुवीय आणविक और हाइड्रोजन बंधित आणविक बताया था। इसके अलावा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस आपको बताया था। इसमें सहसंयोजक में घटक कण परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, सीधी सी बात है, जैसा नाम है। और तीसरी चीज़ आपको आयनिक ठोस बताया। आयनिक ठोस आयनों से बने होते हैं और इनके उदाहरण NaCl, NaNO3, LiF, KNO3 आदि होते हैं। धात्विक ठोस आपको बताया कि धातुओं से, ये धातु कहलाते हैं सामान्यतः, और धात्विक बंध इनके अंदर होता है। हम अब कुछ पाठ्य आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। अभ्यास के लिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उन पर थोड़ा गौर करें। आपके पुस्तक में पहला क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों? क्या आप बता सकते हैं ठोस कठोर क्यों होते हैं? अध्याय के आरंभ में आपको बताया गया था। ठोस जिन कणों से बने हैं उनको हम अवयवी कण, तो आप सीधे कह सकते हैं कि ठोस इसलिए कठोर होते हैं क्योंकि उनके अवयवी कण अत्यंत निविड अत्यंत संकुलित होते हैं, यानी कि प्रेस्ड होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं। इनमें कोई स्थानांतरीय गति नहीं होती। दूसरी चीज़ आप बताइए, इनके अवयवी कण जहाँ हैं वहीं कंपन करते हैं, स्थानांतरित गति नहीं होती, स्थान नहीं बदलते, तथा ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ठोस कठोर क्यों होते। सुनने में प्रश्न सरल लगता है लेकिन बताना मुश्किल हो जाता है कि ठोस वही जल जम गया, बर्फ बन गया, तो कठोर क्यों हो गया। तो आप बताएंगे कि इनके अवयवी कण और संकुलित हो गए। इनके कणों की जो गति थी द्रव रूप में, जब वो जल था तो वे स्थान बदल रहे थे, किंतु ठोस हो जाने पर बर्फ अवस्था में या कोई भी ठोस है, उनके कण एक स्थान पर निहित हो गए, अपने उसी माध्य स्थिति के चारों ओर केवल कंपन करते हैं। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन होता है कि ठोसों का आयतन क्यों निश्चित होता है। ठोस के अवयवी कणों की स्थिति नियत हो, ये तो आपको बताएगा। वे गति के लिए स्वतंत्र तो होते हैं लेकिन स्थान नहीं बदलता, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है, एक ही जगह कंपन करता है। आयतन जैसे कोई भी सॉलिड है, ठोस है, एक गिलास में रख देंगे तो गिलास के आकार में नहीं हो जाएगा, लेकिन द्रव है, तेल है, पानी है, उसको अगर आप गिलास में रखेंगे तो गिलास की आकृति में हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि उसके अणु गति करते, स्थान बदलते रहते, तो उस स्थान को, खाली स्थान को घेर के चारों ओर फैलाव बना के उस आकृति में होगी। तो ठोस में ये गुण नहीं होता क्योंकि उनके अणु या घटक कणों में स्थानांतरीय गति नहीं, स्थान नहीं बदलता। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, आपको बता दिया। एक ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रक्षेपित होता है।
आप इस ठोस के प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण है? चूंकि ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समदैशिक सभी दिशाओं में समान प्रकृति क्या है? तो ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस आप सीधे बता देंगे कि चूंकि यह समदैशिक प्रकृति क्या है, इसलिए यह अक्रिस्टलीय ठोस होगा और स्वच्छ विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। आपको आज रसायन विज्ञान में बस इतना ही, फिर बताएंगे।